All right, all good. It was 2012 when I stepped into this call center industry. जो कि मैं उससे पहले टीचिंग छोड़ कर आया था. टीचिंग में मेरी सैलरी 40 प्लस बन जाती थी. लिविंग अगेंस्ट द नेचर. बहुत सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, दे वर टोटली अगेंस्ट इट कि भाई कैसे जागोगे सारी सारी रात. और इनिशियली इट वाज टफ एज वेल, क्योंकि रात को 3 बजे के बाद आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसा होता था जैसे आंखों के पोटों में किसी ने कुछ रख दिया है, भारी हो गए हैं और बिल्कुल नींद आ रही है. तो आई यूज़ टू गो टू वॉशरूम. कभी कभी रोता भी था शीशे में खुद को देख के, भाई क्या कर रहा हूँ मैं. टीचिंग में सुकून की ज़िंदगी थी, अब पैसे भी कम हैं और इट्स गेटिंग टफर एज वेल. इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आपकी सैलरी क्या है अभी, करंटली आप क्या कमा रहे हैं. तो मैंने कहा 40,000. तो द लेडी रिप्लाइड के देन यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आई वाज लाइक व्हाट. से मैंने कहा अगर मैं आपके साथ जॉब ज्वाइन करता हूँ और मैं हायर हो जाता हूँ, 18,000 पे शुरू करता हूँ, तो 1 लाख पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. हमारे यहाँ ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है. आपको ग्रो नहीं किया जाता जब तक आप खुद जाके डिमांड नहीं करते हो. आपके राइट्स के लिए आपको बोलना पड़ता है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में लॉबीज़ होती हैं कुछ, जो अपने मर्जी के बंदों को प्रमोट करते हैं और टैलेंट की कदर नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अपने बंदे आगे आएंगे तो कम से कम हमारी बात मानी जाएगी. सेम चीज़ मुझे भी फेस हुई, जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल टाइम रिज़ाइन करना पड़ा. हर दफ़ा जब मैं रिज़ाइन करता था तो मेरी सैलरी बढ़ जाती थी, मुझे रिटेन कर लेते थे. 2014 में एक बार ऐसा हुआ कि मैंने रिज़ाइन कर दिया. लास्ट डे जब मेरा था तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ओनर ऑफ द कंपनी. तो मुझे कहते हैं कि नईम क्या कर रहे हो. आई हर्ड दिस लास्ट डे टुडे. मैंने कहा अच्छा, तो आप आखिरी दिन का इंतजार कर रहे थे मुझसे बात करने के लिए. ही वॉज लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर द अदर मैनेजमेंट पीपल कि अगर वो आपको रोकते हैं या नहीं. मुझे तो पता था कि मुझे क्या करना है. मुझे ये बताओ कितनी सैलरी पे जा रहे हो. तो मैंने कहा भाई, मैंने बताई सैलरी इतनी है. तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको ये सैलरी देता हूँ तो विल यू स्टिल गो. मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग. तो उन्होंने मुझे कहा जी रुक जाओ. मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं करूँगा क्या. उन्होंने कहा जी आई एम गोइंग टू मेक यू द हेड ऑफ अ क्यूए डिपार्टमेंट. आई टोल्ड हिम कि मुझे 2 से 3 लोगों की टीम चाहिए होगी. हमने क्या किया, हमने लोगों की कॉल्स रिकॉर्डिंग सुनना शुरू की एंड वी ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट. और अल्टीमेटली कंपनी को उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ नज़र आने लगी, तो हमारा डिपार्टमेंट और ग्रो किया. और एक पॉइंट पे आके उन्होंने कहा जी कि इसको हम रीजनल मैनेजर बना देते हैं इस्लामाबाद ऑफिस का. तो कराची से उन्होंने मुझे इस्लामाबाद भेजने की ऑफ़र की. अब आई न्यू कि इस्लामाबाद अगर मैं जाता हूँ तो मैं फ़ायर हो जाऊँगा, क्योंकि इस्लामाबाद में जो भी जाता था वो परफॉर्मेंस बेस्ड फायर हो जाता था, क्योंकि इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी. तब मैंने नईम से एक दिन कहा, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, नईम यू आर द वन हु कैन सिट ऑन द चेयर ऑफ नेशनल कलेक्शन मैनेजर. ही वाज लाइक मजाक कर रही हो, मुझे बूस्ट करने के लिए ऐसा कर रहे. मैंने कहा नहीं. एक पॉइंट आया कि आई वाज द बेस्ट रीजनल कलेक्शन मैनेजर और उन्होंने कहा नेशनल मैनेजर बना देना चाहिए, कराची और इस्लामाबाद तीनों ऑफिस देने चाहिए. एंड शी वाज द वन, शी कन्विंस्ड मी कि एक दिन आप नेशनल कलेक्शन मैनेजर बनोगे. सुबह के 8-9 बजे जब HR डिपार्टमेंट आया तो मुझे HR से कॉल आती है ऑफिस के नंबर से. मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम नईम साहब. मैंने कहा वालेकुम सलाम. कहते हैं जी वो आप कल से ऑफिस नहीं आएंगे. नईम ने मल्टीपल जॉब्स शुरू की. कहीं वो कोचिंग देते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे, कहीं वो स्कूल में जा रहे थे. अब मैंने बताया कि भाई ये हो गया. तो शी टोल्ड मी कि आपने किसी को नहीं बताना कि आप टर्मिनेट हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी. अब्बू एडमिट थे SIUT में. अब मैं उसी तरह तैयार होके टाई वाई लगा के, क्योंकि जब नेशनल मैनेजर होता है बंदा तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसी ड्रेसिंग में मैं रेडी होकर शाम को घर से निकलता था. शाम को 6-6:30 बजे पठान के होटल पे बैठा, कुछ 2-4 दोस्तों से मिला, घंटा 2 घंटा उनसे गपशप की. उसके बाद सुबह तक बैठना है तो फिर मैं होटल पे जाके बैठा था, 2-3 चाय पीता था, साथ में पराठे खाए और सुबह 4-5 बजे घर आ गया वापस. बिगड़ रही हैं चीज़ें, कंट्रोल ख़राब हो रहा है, सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं कि अब्बू की तबीयत ख़राब थी, वो डायलिसिस पे थे. फिर प्लान किया कि यार क्यों ना रिक्शा ले लिया जाए, क्योंकि लोगों से मशवरा किया कि क्या, क्योंकि टीचिंग में तो लिमिटेड अमाउंट है ना. और वहाँ पे उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि नहीं रिक्शा चलाएंगे. मैं रुमाल यहाँ पे बांध के और मैं चला लूँगा, और मैं यहाँ से अपने एरिया से बहुत दूर जाके चलाऊँगा. अब मैं उस टाइम पे कराची में डोमिनो में पढ़ा रहा था इंग्लिश लैंग्वेज. क्लास में मुझे फ़ोन आया कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब्बू ने मुझसे बात की. अब्बू ने कहा बेटा आ जाओ. तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने ये देखा मुझे अब्बू ने कहा है और मुझे जाना है. तो उस वक्त हमें यकीन नहीं आया. ये पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर एक होता है ना, इंसान यकीन नहीं करता कि ये भी होने वाला है. तो वहाँ पे नईम ने अपने मोबाइल पे डाउनलोड की हुई थी सूरह यासीन और सूरह रहमान.
तो मैंने सूरह यासीन लगाई। अब वो एक करिश्मा कहेंगे इसको कुदरत का कोई वो कहेंगे कि जब तक सूरह यासीन चल रही होती थी तो वो बिल्कुल रिलैक्स होते रहते थे, जैसे रुकती थी तो उनकी सांस उखड़ने लगती थी। अब वो कॉन्स्टेंटली बैठे रहते थे, चलाते रहते थे, एक खत्म होती थी, रिपीट 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 आवाज़ लगाते थे, नीमा, नहीं को नीमा कहते थे, एकदम जी अबू जी अबू। वो आके बैठे हैं वापस आके, और फिर उनकी डेथ हो गई। तब मैंने नहीं को रोते हुए देखा था पहली बार। बहुत 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 ही ज़्यादा, मतलब समझने से बाहर वाली बात है। तो उस वक्त जो जीना होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो उस रात उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी, उनके साथ मैं बैठा रहा। तो वो जो टाइम था ना, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था उनके लिए। मुझे उस टाइम पे अगर मेरे पास जॉब होती और मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो शायद मैं कुछ डिफरेंट करता, कुछ सोचता। तो अब मैं उनके, मुझे लगता है कि उनकी दुआएं जो है ना, जो बाप की दुआ होती है ना, आपको बहुत आगे लेके जाती है। अब जब मैं गया वापस दिसंबर में, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब 70 में से गुजारा नहीं। ये हमने डिसाइड करना शुरू किया, घर पे डिस्कशन हुई मेरी वाइफ से, तो हमने सोचा कि कुछ अपना होना चाहिए। देन जब हमारा कोई इरादा भी नहीं था कि हम अपना बिजनेस करेंगे, तब हमने 2020 में कंपनी रजिस्टर करवा ली थी 24/7 कंसल्टेंसी के नाम से। 24/7 से पहले 2 पार्टनरशिप्स हमारी फेल हो गई थी बुरी तरह से। ये वहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़, सारा कुछ चलता रहा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं खुद करने लग जाता कि मैंने करना है, तो 24/7 जहाँ है वो ना होती। मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, मैंने अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू किया। Whenever you do something big in your life, there has to be some kind of motivation coming from the background, right? There is a person in your life that motivates you or tells you your qualities, और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। तो मेरे ख्याल से she was the one that told me कि you can do it.